हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा श्रीवास्तव। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। ओके, उसी में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। हमने हमने पढ़ लिया था लाइफ साइकिल। ओके, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। हमने पढ़ लिया था प्रोटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोप्लाज्म होता है। और थर्ड हम आज पढ़ेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वो सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, किसके बने हुए होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बने हुए होते हैं। वन और मोर देन वन स्ट्रक्चरल यूनिट्स। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम सेल कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की सभी सेलों में क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो सेल होती है उनमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म, जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा भी। ठीक है, इससे घिरा हुआ रहता है। यानी कि एक जो भी एक एनिमल और प्लांट सेल होती है उसमें जो, सपोज ये एनिमल और प्लांट सेल है, ये प्रोटोप्लाज्म है, इसका प्रोटोप्लाज्म है। ये प्रोटोप्लाज्म हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा से घिरा हुआ रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और जो जितने भी, मतलब जो जितने भी एनिमल सेल होती है, सॉरी, जो भी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, और ये होती है नॉन लिविंग, यानी कि ये निर्जीव होती है और ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, फोर्थ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसे हिंदी में उपापचय भी कहते हैं। लिविंग बींग्स में हर समय केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। जितने लिविंग बींग्स होते हैं उनमें हर समय केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस मेटाबॉलिज्म के थ्रू होते हैं। ओके, जो मेटाबॉलिज्म होती है उनमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिज्म में दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक होती है एनाबॉलिक प्रोसेस और एक होती है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं।
ठीक है। एनाबॉलिक जो प्रोसेसेस होती हैं ये कैसी होती हैं, ये सिंथेटिक होती हैं, सिंथेटिक होती हैं, यानी कि ये कैसी होती है, इनमें चीजों का बनना होता है, ये रचनात्मक होती है। कैसी होती है, ये रचनात्मक होती है। और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसी होती है, ये डिस्ट्रक्टिव होती है। कैसी होती है ये, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विघटनात्मक। ओके। जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनमें सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में टूट जाते हैं, या सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म के घटक हैं। ये क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म के घटक हैं, प्रोटोप्लाज्म के घटक हैं ये। इतना समझ आया। यानी कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है वो रचनात्मक होती है, सिंथेटिक होती है, इसमें सिंपल सब्सटेंस मिल करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, सॉरी, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, वो होती है डिस्ट्रक्टिव। और इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट करके सिंपल सब्सटेंस में बदलते हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस विघटनात्मक होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है। यानी कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं, और एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल सब्सटेंस मिलकर के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो दोनों प्रोसेसेस होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दोनों प्रोसेसेस मिल करके मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस मिल करके क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। ओके। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो हर समय रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उनमें हर समय रेस्पिरेशन होता है। और इस प्रोसेस में जो जीव होते हैं, इस प्रोसेस में जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है। इसमें सेल में जो कार्बोहाइड्रेट, इसमें इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में सेल में जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन होती हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है। इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जैविक क्रियाओं में सहायक होती है। मतलब ये जो एनर्जी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवन में सभी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर इसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं। जो रेस्पिरेशन है, यानी कि जो हमारी रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है ये, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। यानी कि इनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनता है। तो हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसी है, कैटाबॉलिक है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स
सब्सटेंस का विघटन होता है और सरल सब्सटेंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का डिस्ट्रक्शन होता है और क्या बनता है, सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। प्रोटोप्लाज्म के बनने के लिए क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, फूड ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड ज़रूरी होता है, फूड ज़रूरी होता है। ठीक है, फूड ज़रूरी होता है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, वो खाना कैसे बनाते हैं, वो पृथ्वी से जल लेते हैं। ठीक है, और पृथ्वी से जल लेते हैं, और वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, जल लेते हैं और खनिज पदार्थ लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में या क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ, बहुत तरह की, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब बनाते हैं। और लिविंग बीइंग्स यानी कि जो जंतु होते हैं वो ये सारी चीजें प्लांट से लेते हैं। ठीक है, जंतु ये सब प्लांट्स से। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि पोषण कैसे मिलता है, पोषण लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पौधों से मिलता है, क्योंकि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है ही नहीं, वो खाना खुद बना ही नहीं सकते ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में पृथ्वी से जल और खनिज पदार्थ लेकर के वो खुद अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और तमाम तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और ये उनका न्यूट्रिशन होता है।